नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। आज हम लोग एस.के. पांडे का सेकंड चैप्टर जो मुगल साम्राज्य का पतन तथा विघटन यानी उत्तरवर्ती मुगल वंश के बारे में पढ़ना है। यहाँ से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम हाईलाइट इसमें करने जा रहे हैं। देखिए, कुछ पिछला वीडियो जो डाले हैं उसमें कुछ लोग गलत कमेंट है कि क्या बकवास है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम इसमें क्या पढ़ा रहे हैं, आप लोग को हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री पढ़ाने के लिए बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो है। हम इसमें आप लोगों को क्या बता रहे हैं, जो हमको रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, क्या याद करना है। अगर हिस्ट्री पढ़ना है हमसे तो अभी वेट कीजिए, हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसके बाद उस पर कमेंट कीजिएगा कि क्या बकवास है क्या नहीं है। हमारा इसमें ये उद्देश्य है कि एस.के. पांडे आप लोग खुद से अपना स्टडी कीजिए और इसमें ये देख के बताइए ये हमारा क्या बताना का उद्देश्य है कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, किस चीज़ को आप याद करना ही करना है। हम हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि आपको याद करना है। हमारा एग्जाम ओरिएंटेड करना है इसको कि आप लोग पढ़िए तो क्या पढ़िए एस.के. पांडे में। चलिए बकवास नहीं करेंगे, हम वीडियो शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन तथा विघटन। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। डेट को आप इग्नोर करके चलिएगा। लोग बहुत कम डेट होते हैं जो डेट वाइज पूछते हैं, तो उस डेट को हम बता देंगे कौन डेट पूछे जा सकते हैं। तो औरंगजेब का जो कब हुआ था मृत्यु? 1707 ईस्वी में। कहाँ थे उसमें? अहमदनगर में थे, याद रखिएगा। ठीक, उस समय उसके 3 पुत्र जीवित थे। कौन कौन? मुअज्जम, आजम, कामबख्श। याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं। मुअज्जम, आजम, कामबख्श। ठीक है। अकबर द्वितीय भी इनका पुत्र थे, जो आपको औरंगजेब के विरुद्ध में ही खुद विद्रोह किए थे, जिसके बाद इनकी मृत्यु मतलब मार दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो ये सब याद कर रहे हैं। जब उनके औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकारी के लिए अपना घोषणा किए थे। उसके बाद उनके पुत्रों में युद्ध हुआ। युद्ध के बाद में विजयी रहा मुअज्जम। कौन विजयी रहा? मुअज्जम। ठीक, और उसने अपने आप को बहादुर शाह का उपाधि धारण किया। और उत्तराधिकारी के लिए कुछ युद्ध हुए हैं जिसको याद रखने की आवश्यकता है, थोड़ा सा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में। कौन किसको मारा, किसको हराया, वो सब याद मत कीजिएगा, बहुत हम रटे हैं, इसीलिए आप लोगों को बता दे रहे हैं। बीजापुर का युद्ध, ठीक, ये आपको 1709 में। 9 याद रहे तो कोई बात नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हम इसमें बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा रटे हैं इस सबको, लेकिन बाद में पता चला एग्ज़ाम में कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मेरा मतलब इस वीडियो को लाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग क्या चीज़ याद कीजिए कि कम समय में अधिक से अधिक चीज़ पढ़ के आप लोग एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर बना लगाइए। हम आप लोग को हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, पहले बोल दे रहे हैं। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम मतलब शाह आलम प्रथम इनका नाम था। एक और नाम था जो आपको औरंगजेब के बाद हुए उत्तराधिकारी युद्ध में विजय हुए, जिनको मुअज्जम के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और ये आपको उत्तराधिकारी के युद्ध में 63 वर्षीय बहादुर शाह विजय रहे हैं। ये सबसे अधिक उम्र के मुगल वंश शासक थे जो आपको गद्दी पर बैठे, याद रखिएगा। और इन्होंने क्या किया, गद्दी पर बैठने के साथ औरंगजेब के द्वारा जो नीति अपनाई गई थी, संकीर्णतावादी नीति, और जिसको त्याग करते हुए इन्होंने सभी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। ठीक, और नाम जो थे इनका यहाँ पे दिया है, शाह बहादुर शाह का और नाम उपाधि का साहिब खबर भी कहते हैं या खफी खा। यह उपाधि खफी खा के द्वारा दिया गया था। तो खफी खा के द्वारा जो उपाधि दिया गया था साहिब खबर, तो किनको कहा जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। तो ये याद रखिए केवल कि साहिब खबर किनको कहा जाता है। ठीक, ये नहीं रखिएगा याद, जरूरत नहीं है उसका। आगे बढ़ते हैं, ये सब फालतू बात है, कहानी है, अपना पढ़ते रहिएगा। हाँ, सबसे पहले इसमें एक कहानी है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह जो थे उनके प्रति इनका मैत्रीपूर्ण व्यवहार था, लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई तो बांदा बहादुर जो सिख नेता के रूप में उभरे, उन्होंने आपको बहादुर शाह के साथ संबंध खराब हो गया उसके बाद में, और बांदा बहादुर के विरोध में बहादुर शाह ने अनेकों मतलब काम किए होंगे जिनको दबाने के लिए। आगे हम बढ़ते हैं। बहादुर शाह के दरबार में 1711 ईस्वी में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटलार नेतृत्व में आया था। मतलब बहादुर शाह के दरबार में भी एक डच प्रतिनिधि आया था, जोशुआ केटलार। याद रखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, याद रख सकते हैं। आगे हम चलते हैं। बाद में 1712 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके पुत्रों के बीच भी गृह युद्ध शुरू हो जाता है। गृह युद्ध में उलझे इनके पुत्र
के द्वारा लगभग में 7-8 सप्ताह तक इनके शव को दफनाया नहीं, वैसे ही छोड़ दिया, और जब युद्ध समाप्त हुआ तो इनके शव को दफनाया गया। याद रखिएगा। बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। कौन कौन पुत्र थे उसकी कोई आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक। लेकिन जीता कौन? तो आपको जहादार शाह विजयी हुआ उत्तराधिकारी के युद्ध में, जो कम काबिल था, ठीक। और इसमें इनका योगदान दिए थे जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खान का नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है। जहादार शाह का शासनकाल पूरा याद रख सकते हैं, 1712 तक इन्होंने शासन किया, ठीक। और जुल्फिकार खां जो उत्तराधिकारी युद्ध में जहादार शाह का साथ दिए थे, उनको वजीर बनाया गया। उनके पिता असद खां को वकील बना दिया गया, वकील नियुक्त किया गया। कोई आवश्यकता उस सब का नहीं है, फालतू चीज़ बड़ी याद की हैं हम, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जय सिंह जो है, जय सिंह राजस्थान के मतलब राज्य के शासक थे। यहाँ पे एक चीज़ हमको बताना भूल गए थे, यहाँ पे आ जाइए आप लोग। जय सिंह कहाँ के शासक थे? आमेर के, क्योंकि जय सिंह को आगे चल के सवाई का उपाधि दिया जाएगा और सवाई जय सिंह कहलाने लगेंगे। और ये बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं जय सिंह, इनका नाम फेमस है, इसीलिए इनका शासन क्षेत्र याद रखिएगा कि आमेर में शासन करते थे, ठीक। अब आइए, यहाँ इम्पोर्टेंट, हाँ, जहादार शाह के समय इजरा व्यवस्था प्रचलित हुआ, जो किसानों के उत्पीड़न को बढ़ावा देता था। कृषि कर से संबंधित था इजरा व्यवस्था, याद रखिएगा, ठीक। ये जुल्फिकार खां के द्वारा इसे लाया गया था। और शासनकाल कौन था? तो शासनकाल था जहादार शाह का, ठीक, याद रखिएगा। चलिए, जहादार शाह जो थे, लाल कुंवरी नामक वेश्या पर आसक्त था। उसने उसके रिश्तेदार को बड़े बड़े ऊंचे पद दिए, ठीक। और बाद में क्या हुआ, इसी से गुरुकुलित होकर इनके भतीजा तो थे फर्रुखसियर ने सम्राट पद का दावा किया, और उनका सहायता सैयद बंधु ने किया था। यहाँ पे आपको सैयद बंधु और फर्रुखसियर, सैयद बंधु मोस्ट भी यहाँ पे रहेंगे कि कौन किसको सैयद बंधु कहते थे, ठीक। तो आगे हम इसके बारे में बताएंगे। सैयद बंधु की सहायता से आपको फर्रुखसियर युद्ध क्षेत्र में विजय हुआ, और उसके बाद आपको शासक बना 1713 से लेकर 19 तक। और फर्रुखसियर को अपनी जीत सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, मतलब सैयद बंधु किसको बोला जाता है? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, इनको सैयद बंधु के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। इनको शासक निर्माता किंग मेकर के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपने काल में 4 मुगल शासकों को परिवर्तित किए थे, 4 मुगल शासकों को बनाए थे, गद्दी पर बैठाए थे। अब यहाँ पे जहादार शाह जब शासक बने तो अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली खां को मीर बख्शी का पद दिया, यानी अमीर उमला तथा मीर बख्शी दोनों पद दिया। ज़्यादा जरूर कौन सा पद पर आए लोग ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस सैयद बंधु कौन थे और उनको किस नाम से जानते थे, कितने शासक का उन्होंने आपको गद्दी पर बैठाया था, ये सब जरूरी है। फर्रुखसियर ने जो आमेर के शासक जयसिंह जो थे, उनको सवाई की उपाधि दी, याद रखिएगा, ठीक। सवाई की उपाधि दी और बहुत सारे काम किए हैं। इन्होंने अपनो क्या कहते हैं आपको तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को समाप्त किया है, तो उस सब का ज़्यादा जरूर आपको है नहीं यहाँ पे। फर्रुखसियर के समय में 1716 ईस्वी में बांदा बहादुर को दिल्ली में शासन फांसी दिया गया था, ये याद रखिएगा। बांदा बहादुर सिख नेता थे, ठीक। 1716 ईस्वी में इनको फांसी दिया गया था। 1717 ईस्वी में, जैसे हम यूरोपियों के आगमन में बताए थे, कि इनके समय बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार के लिए एक शाही फरमान जारी हुआ। कौन सा फरमान? शाही फरमान, ठीक। जो आपको उसके बाद अंग्रेजों को 1717 में जो बंगाल में व्यापार के लिए अधिकार मिल गया, उसको हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा छूट फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को दिया था। और जो दल आया था उसमें एक चिकित्सक थे, कौन थे? तो हैमिल्टन, याद रखिएगा, उनका नाम हैमिल्टन याद रखिएगा। चिकित्सक थे जिन्होंने आपको फर्रुखसियर को एक गंभीर बीमारी से मुक्ति दिलाई थी। बाद में क्या किया, सैयद बंधु के द्वारा आपको फर्रुखसियर को भी अंधा करके इनकी हत्या करवा दी गई, जिसमें मराठों ने इनका साथ दिया था, ठीक। और इनकी हत्या करने के बाद में गद्दी पर कौन बैठा? तो आप गद्दी पर बैठा रफ़ी-उद-दरजात। रफ़ी-उद-दरजात का शासनकाल
याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इन्होंने 1719 में ही आया था। ये सबसे कम समय तक शासन करने वाले मुगल शासक थे। ये यहाँ पे भी आई है, याद रखिएगा। इनकी मृत्यु क्षय रोग से हो जाती है। क्या क्या चीज से होती है? क्षय रोग से, मतलब टीबी नामक बीमारी से इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके काल में ही निकुसियर का विद्रोह हुआ था। ये आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, निकुसियर का विद्रोह क्या है, किनके काल में हुआ था? तो रफी दर्जात में। निकुसियर जो थे आपको अकबर द्वितीय के पुत्र थे, जो अकबर द्वितीय औरंगजेब के पुत्र थे। तो इन्होंने विद्रोह किया था, लेकिन विद्रोह को आपको दबा दिया गया। ठीक, चलिए। रफीउ दर्जात, रफीउ दर्जात के बाद शासक बने रफीउ दौरा। कौन? रफीउ दौला। ये दूसरे सबसे कम दिन तक शासन में करने वाले सम्राट थे। तो इनका जरूरी नहीं है याद रहे ये बात, बस सैयद बंधु के द्वारा इनको भी बैठाया गया था और इसने अपने आप को शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। रफीउ दर्जात की भी मृत्यु पेचिश नामक बीमारी से हो जाती है। अब ये तीसरे शासक थे जिनको सैयद बंधु के द्वारा गद्दी पर बैठाया गया था। उसके बाद मोहम्मद शाह यानी रोशन अख्तर, मोस्ट बेबी है मोहम्मद शाह, यानी उनको रोशन अख्तर के नाम से भी जानते हैं। शासन किए हैं 1719 से लेकर 48 तक। डेट इनका याद रहना चाहिए। इनको भी सैयद बंधु के द्वारा गद्दी पर बैठाया गया था। अब क्या होगा? सैयद बंधु का पतन हो जाएगा। तो सैयद बंधु 4 शासक फर्रुखियत, रफीउ दर्जात, रफीउ दौरा और मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठा है। याद रखिएगा, सैयद बंधु अब्दुल्ला और अली हुसैन को हम लोग सैयद बंधु के नाम से जानते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को? किनका पुत्र था उसका मतलब नहीं है। ये अत्यधिक विलासितापूर्वक जीवन व्यतीत करने के कारण इन्हें रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, तो रंगीला बादशाह किनको कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। इन्हीं के समय में सैयद बंधु का अंत हो गया। याद रखिएगा। बाकी सब कौन कौन चीज़ है उसको याद करने की गरज नहीं, हम जो याद करने वाला है उसको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे मोहम्मद शाह के काल में निजामुल ने हैदराबाद राज की नींव डाली। ठीक, और शहादत खान ने अवध राज की नींव डाली। याद रखिएगा, मोस्ट है। इस तरह बंगाल बिहार और उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गया। राजपूत क्षेत्र में इसी के काल में प्राय स्वतंत्र हो गए, मतलब राजपूत क्षेत्र भी इसी के काल में स्वतंत्र हो गए। इसी काल में फारस के शासक नादिर शाह 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किए थे। इस आक्रमण के बारे में हम डिटेल से आगे बताने वाले हैं। और बाजीराव ने भी आपको आक्रमण किया था 1737 ईस्वी में। और बाजीराव के प्रथम के आक्रमण को कोई भी विरोध नहीं किया। इजीली ये आए दिल्ली पर, अपना मतलब अधिकार ले लिए, उसके बाद चले गए। ठीक, कोई विरोध नहीं किया। नेक्स्ट आते हैं हम अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 ईस्वी में। ये मोहम्मद शाह का पुत्र था जिनकी मृत्यु 1748 में हो गई थी। उसके बाद एक गद्दी पर बैठे अहमद शाह। अहमद शाह के आक्रमण काल के ही समय आपको 1748 ईस्वी में अहमद शाह के शासन काल के समय ही अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया है। ठीक, याद रखिएगा। इसके काम में उधम बाई नामक महिला का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था, जिन्हें किबला ए आलम के नाम से भी जानते हैं। ये नाम याद रखिएगा। और इसके साथ साथ इनका प्रिय हिजड़ा जावेद खां भी दरबारी राजनेता बनकर उभरा था। याद रखिएगा, बाकी कहानी की जरूरत नहीं है आपको। इनकी हत्या करवा दी जाती है बाद में। हत्या के बाद में आलमगीर द्वितीय गद्दी पर बैठे आपको 1754 ईस्वी में से 68 ईस्वी तक। आलमगीर द्वितीय के समय ही प्लासी का प्रथम युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक, इनका नाम एक और नाम क्या था? अजीजुद्दीन। क्या नाम था? अजीजुद्दीन। नेक्स्ट आते हैं हम शाह आलम द्वितीय 1758 से लेकर 59 ईस्वी तक। शाह आलम द्वितीय 1758 से लेकर 59 ईस्वी तक। आलमगीर दू की हत्या के बाद में आपको उसका पुत्र जो था अलीगौर, जिसको हम शाह आलम द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, ये बिहार में था। तो दिल्ली में कौन शासन किया? आपको शाहजहां द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय जो था पटना में शासन कर रहा था। तो ये पहला बार घटना था कि एक ही मुगल साम्राज्य के 2 शासक अलग अलग मतलब जगह पर शासन कर रहे थे। याद रखिएगा। ठीक, इस प्रकार आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य में 2 बादशाह 2 अलग अलग स्थानों पर सत्तारूढ़ थे। ये आपको बता दिए। नेक्स्ट देखिए शाह आलम द्वितीय जो पटना में थे, दिल्ली में अब शासन करना शुरू करेंगे 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक। तो इन्हीं के नाम क्या था? अलीगौर था। इसके समय में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, जो
अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, जो अंग्रेजों और भारतीय सेनाओं के बीच में, जिसमें आपको बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और आपको दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय, तीनों आदमी शामिल थे। शाह आलम द्वितीय ने ही कलाई को बंगाल बिहार में उड़ीसा का दीवान प्राप्त किया था। इलाहाबाद की संधि के उपरांत 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसी के बाद में दीवान मिल गया था आपको अंग्रेजों को। 1765 से 1772 ईस्वी तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में यह रहा, ठीक है, 7 सालों तक। उसके बाद 1772 ईस्वी में मराठों ने इसे लाके अपने संरक्षण में करके दिल्ली का शासक बनाया, और जहां आपको 1803 ईस्वी तक उनका संरक्षण प्राप्त रहा। 1803 के बाद में फिर अंग्रेजों का संरक्षण इन्होंने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, ठीक। और इनकी हत्या कर दी गई थी अंधा बना के। उसका कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, कौन बनाया क्या किया नहीं पूछता है ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा पूछता नहीं है, पूछता ज़्यादा क्या, कोई हम देखे भी नहीं है। याद रखिए, गुलाम कादिर अंधा बनाया था, वहीं हत्या किया था, ठीक। आगे हम चलते हैं। 1806 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद में अकबर द्वितीय गद्दी पर बैठे 1806 से 37 तक, और इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर आपको ब्रिटेन भेजा था अपने पेंशन बढ़ाने के लिए, जहाँ ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक। इसी के शासनकाल में 1835 ईस्वी में मुगल सिक्के बंद हो गए। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से लेकर 57 ईस्वी तक यह अंतिम मुगल शासक था। जफर इनका उपनाम था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में यह विद्रोहियों के नेता थे और इन्हें बंदी बना लिया गया था। इनके पुत्रों को इनके सामने लाल किले में गोली मार दी गई थी और इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था, जहां 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको 57 के विद्रोह के बाद तो भारत के सम्राट रहे नहीं, लेकिन घोषित रूप से आपको कब 1 नवंबर 1958 ईस्वी को जब महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी हुआ इलाहाबाद में, उसके बाद ही आपको शासन इनका खत्म हुआ था। तो 1 नवंबर 1858 तक आपको बहादुर शाह द्वितीय ही भारत के सम्राट रहे, यानी मुगल सम्राट रहे। उसके बाद जब महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई तब महारानी भारत के सम्राट हो गए। ये बहुत अच्छे गजल गायक भी थे, लेखक भी थे। इनके एक मतलब यहाँ पे दिया है लाइन जो कभी कभी एग्जाम में देखे गए हैं, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ। ये बात इनके द्वारा बोला गया है। चलिए, मुगल दरबार में दल, अब दल बहुत सारे थे, 4 दल थे, तुरानी, अफगानी, ठीक, और आपको क्या कहते हैं हिंदुस्तानी, ईरानी। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है फालतू के। हम भी बहुत रटे हैं कौन कौन से था, कौन कौन सा था, सब मिस कर जाता है, कभी एग्जाम में आता भी नहीं है। सैयद बंधु के बारे में बता दिए हैं। इन्हें सैयद बंधु भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से, किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं। सैयद बंधु अब्दुल्ला और हुसैन अली खान थे, ठीक है। इन्होंने 4 शासकों फरखुशियर, रफ़ी दर्जात, रफ़ी दौरा, मोहम्मद शाह नामक शासक को गद्दी पर बैठाया था। बाद में इनकी हत्या कर दी जाती है, मतलब, ठीक। ये बात याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, ज़्यादा जरूरी सब है नहीं। विदेशी आक्रमण जो भारत पर हुए हैं वो आपको 2 हुए, एक नादिर शाह का आक्रमण, दूसरा अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहते थे। ये अपना प्रारंभिक जीवन चरवाहा के रूप में गुजार रहे थे, उसके बाद शासक बने थे ईरान के। ये भारत पर आक्रमण करने का इनका मुख्य उद्देश्य जो था धन की प्राप्ति था, ये बात याद रखिएगा। नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली का मुख्य उद्देश्य भारत पर आक्रमण करने का क्या था, धन की प्राप्ति था, धन लूटने की इच्छा थी, ठीक। 1739 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था। इधर कहानी है, मेन कहानी का निचोड़ जो आता है वो यहाँ पे आता है, करनाल का युद्ध। जब भारत पे आक्रमण किए थे तो करनाल का युद्ध हुआ था आपको 1739 ईस्वी में। तो याद रखिए, करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में हुए थे, ठीक। नादिर शाह के आक्रमण से घबरा कर 80,000 सैनिकों के साथ और निजाम मुल्क, कमरुद्दीन, खाने दौरा और आपको शहादत का बाद में इनमें मिल गए थे, जो अवध के नवाब थे। चारों आदमी मिलके आपको आक्रमण किया नादिर शाह पे। यह युद्ध 3 घंटे ही चला, जिसमें कुछ लोग मारे गए और कुछ लोग आपको घायल हुए। निजाम मुल्क की मध्यस्थता से यह युद्ध खत्म हो गया। युद्ध खत्म जब हुआ तो युद्ध खत्म होने के बाद में क्या हुआ, संधि हुआ। संधि के तहत मोहम्मद शाह ने निजाम को मीर बख्श, मतलब वो सब फालतू चीज़ है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। संधि हो गया, संधि के बाद युद्ध खत्म हो गया, इतना बात याद रखिएगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे मोहम्मद शाह ने
आपको निजामुल जो युद्ध में मदद किए थे उनको मीर बख्शी का पद दे दिया, लेकिन शहादत खां इस मीर बख्शी पद को प्राप्त करना चाहता था। अतः शहादत खां क्या किया, नादिर शाह को फिर से दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उकसाया और कहा कि आप आइए, दिल्ली में आपको 20 लाख नहीं बल्कि 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। जब 20 करोड़ रुपए इनको नहीं मिला, तो दिल्ली पर आक्रमण के 20 करोड़ नहीं मिला, तो शहादत खां को इन्होंने मार दिया। ये कहानी के तौर पर आप ले लीजिएगा, कोई पूछता है तो पूछता है। तो इन्हीं के शहादत खां के उकसावत से दिल्ली पर इन्होंने आक्रमण किया, नादिर शाह के द्वारा अधिकार कर लिया गया और नादिर शाह के द्वारा दिल्ली में खुतवा भी पढ़ा गया था, सिक्का भी जारी किया गया था, ये बात याद रखिएगा। और इसी बीच अफवाह फैल गई कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई है दिल्ली में। जब दिल्ली में मृत्यु हो की सूचना मिली लोगों को, तो लोगों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया और 7,100 सैनिक नादिर शाह के मार दिए गए। इस पर नादिर शाह गुस्सा गया और लगभग में नरसंहार की आज्ञा दे दी दिल्ली में और 30,000 व्यक्तियों को मार दिया नादिर शाह ने। बाद में जब मोहम्मद शाह ने विनय उससे माफ़ी मांगा, तब कत्लेआम रुका और आपको नादिर शाह दिल्ली में कुल 57 दिन रुका था। ठीक, उसने जाते समय अपने साथ तख्त-ए-ताउस, कोहिनूर हीरा और खजाना ले गया, तक बहुत सारे पैसा ले गया। अब तख्त-ए-ताउस जो था शाहजहाँ उस पर उसको बनाया था, उस पर बैठने वाला प्रथम शासक भी था और मोहम्मद शाह सबसे अंतिम मुगल सम्राट था जो आपको तख्त-ए-ताउस पर बैठा था, याद रखिएगा। ठीक, बाकी सबकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण शुरू होते हैं। जब नादिर शाह का वध किए जाने के बाद उसने अपने आप को शासक बनाया और अहमद शाह अब्दाली जो था कुल 7 बार चढ़ाई किया था भारत पर। ठीक है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, धन लूटना था। उसने प्रथम आक्रमण जो था 1748 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा 1748 ईस्वी में किया था, जिस समय अहमद शाह भारत पर शासक था। और इसमें सबसे फेमस जो है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध, यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली के द्वारा मराठों से बदला लेने के लिए किया गया था, क्योंकि पंजाब में मराठों ने हस्तक्षेप किया था और अहमद शाह अब्दाली को चुनौती दिया था। इसके फलस्वरूप पानीपत का द्वितीय युद्ध होते हैं, जिसमें मराठों की हार हो गई थी। ठीक है, और इसके बाद यह निर्णय हो गया था कि भारत में आपको कोई भी शासन करे, लेकिन मराठे शासन नहीं करेंगे। ये पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में हम डिटेल से जब मराठा पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे। ये क्रम चल रहा है, चलने दीजिए। अंतिम आक्रमण, 7वां आक्रमण जो था 1767 ईस्वी में किया गया था अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। प्रथम 1948 ईस्वी में, अंतिम 1767 ईस्वी में, याद रखिएगा। मुगल सम्राट के पतन के कारण, मुगल सम्राट के पतन के क्या कारण थे, औरंगजेब भी उतरता था उसके लिए, क्योंकि उसका साम्राज्य का विस्तार अधिकतम हो गया था, क्षेत्र पर कंट्रोल रहा नहीं। ठीक है, उसके साथ साथ उसके धार्मिक नीति भी खराब थी। ठीक, उसके बाद औरंगजेब के आयोग उत्तराधिकारी हुए, जितने भी उत्तराधिकारी हुए सब आयोग ही हुए। बहादुर शाह को साहिब खबर के नाम से जानते हैं, जयदार शाह को लपटा मूर्ख, फर्रुखाबाद को घृणितकार, मोहन शाह शासन प्रशासन के प्रति उदासीन और मदिरा और सुंदरियों के प्रति रुचि होने के कारण लोग उसे रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद आपको अन्य कारण जो थे याद करने की जरूरत नहीं है, रफली देख लीजिए एक बार। मुगल अभिजात वर्ग का पतन, दरबार में गुटबंदी, उत्तराधिकारी का त्रुटिपूर्ण नियम, मराठों का उत्थान, सैनिक दुर्बलता, आर्थिक दिवाला, नादिर शाह और मोहम्मद शाह अब्दाली के आक्रमण। ठीक, ये आपको कारण रहे। अब ये उत्तरोत्तरी मुगल हम अच्छे से बता दिए। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, टारगेट ऑफ डे को का यही है, तो इसको फॉलो कीजिएगा। अगर वीडियो आप लोग को लग रहा है कि हाँ टारगेट ऑफ डे के अनुसार चल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हमको कमेंट करके बताइए कि कैसा वीडियो लग रहा है। ठीक दोस्तों, चलिए नमस्कार।